नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 2000 प्रश्नों की श्रृंखला को कर रहे हैं। तो आइए उसी कड़ी में आज की कक्षा को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा हमारा, सूक्ष्म शिक्षण में कितने मिनट की अवधि होती है? सूक्ष्म शिक्षण में कितने मिनट की अवधि होती है? 15 मिनट की अवधि होती है, 20 मिनट की, 25 मिनट की या 36 मिनट की? तो आप सभी सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण में 6 चरण होते हैं और सभी 6-6 चरण 6-6 मिनट के होते हैं। सभी चरण 6-6 मिनट के होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। 36 मिनट की अवधि होती है। कितने मिनट की? 36 मिनट की अवधि। चरण की संख्या की बात करें तो 6 चरण होते हैं, जिसमें पहला होता है योजना बनाना, योजना। दूसरा होता है पढ़ाना या सिखाना। तीसरा होता है प्रतिपुष्टि, है ना। और चौथा होता है पुनः योजना बनाना, पुनः योजना बनाना। और पांचवा होता है पुनः पढ़ाना। और छठवां होता है पुनः प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक। और सब कितने कितने मिनट के? 6-6 मिनट के, 6-6 मिनट के। तो 36 मिनट का अवधि होता है। सूक्ष्म शिक्षण के जनक की बात करें तो जो जनक हैं D.W. एलन। D.W. एलन है, 1961 में इन्होंने दिया था। और सूक्ष्म शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वह शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना होता है। किसमें? शिक्षकों में, शिक्षकों में शिक्षण कौशल, शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना होता है, न कि छात्रों की क्षमताओं का विकास करना, न कि छात्रों की क्षमताओं का विकास करना। शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल अंक प्राप्त करना, छात्रों को सक्रिय बनाना, शिक्षक को मार्गदर्शन देना, या विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना? तो अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को सक्रिय बनाना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, छात्रों को सक्रिय बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधान का क्या अर्थ है? अवधान का अर्थ क्या है? केवल एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना, सभी जगह ध्यान देना, ध्यान का अभाव, या फिर शारीरिक गतिविधि? तो अवधान का अर्थ होता है केवल एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, केवल एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना। अवधान का अर्थ होता है ध्यान। अवधान का अर्थ होता है ध्यान। यहाँ तक कि डमविल ने कहा है, किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, ये क्या है? अवधान है। चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिपी 2020 में प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में किस भाषा का उपयोग प्रस्तावित है? यूनिपी 2020 में प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में किस भाषा का उपयोग प्रस्तावित है? मातृभाषा, अंग्रेजी, हिंदी, विदेशी भाषा? तो आप सभी जानते हैं कि एनईपी 2020 में मातृभाषा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का उपयोग प्रस्तावित किया गया है कि बालक को उसकी जो घरेलू भाषा है उसमें उसको शिक्षित कीजिए प्राथमिक स्तर पर। ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण के छोटे छोटे कौशलों का विकास करना, छात्रों का मूल्यांकन करना, या शिक्षण में विविधता लाना, या शिक्षा का सरलता से प्रसारण करना? या शिक्षा का सरलता से प्रसारण करना? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, शिक्षण के छोटे छोटे कौशलों का विकास करना। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? आप सभी जानते हैं कि अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, 4 प्रकार, या 5 प्रकार? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, 2 प्रकार होते हैं अभिप्रेरणा के। एक आंतरिक होता है
और एक बाह्य होता है। आंतरिक अप्रेरणा इंटरेस्ट की वजह से होता है, इंटरेस्ट मतलब आपका रुचि होगा तो उस कार्य को करेंगे, और बाह्य अप्रेरणा में क्या होता है कि इन्फोर्समेंट की वजह से या अवार्ड पुरस्कार इन सब की वजह से उस कार्य को आप करते हैं, तो वह बाह्य अप्रेरणा होता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधान के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीक क्या है? अवधान के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीक क्या है? अनुशासन बनाए रखना, नियमित अभ्यास, सभी विषयों का पढ़ाना, या समय की पाबंदी। तो अवधान के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीक क्या है? नियमित अभ्यास। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, नियमित अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में ध्वनि का क्या महत्व है? ध्वनि का क्या महत्व है? शब्दों को पढ़ने में, अर्थ समझने में, संप्रेषण के विकास में, या लिखने में? तो भाषा शिक्षण में ध्वनि का महत्व है संप्रेषण के विकास में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, संप्रेषण के विकास में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन किस प्रकार का हो सकता है? निरंतर और व्यापक, या सीमित और संकीर्ण, या केवल वार्षिक, या केवल मासिक, या केवल मासिक? तो आप सभी जानते हैं कि आकलन निरंतर और व्यापक है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, निरंतर और व्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में किस भाषा को प्राथमिकता दी गई है? उच्च उच्च शिक्षा में किस भाषा को प्राथमिकता दी गई है? अंग्रेजी को, स्थानीय भाषा को, या हिंदी को, या फ्रेंच को? तो एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में किस भाषा को प्राथमिकता दी गई है? स्थानीय भाषा को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, स्थानीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण में एक बार में कितने शिक्षण कौशल पर ध्यान दिया जाता है? तो एक बार में कितने शिक्षण पर ध्यान देंगे? 1, 2, 3 या 4? तो एक बार में एक शिक्षण पर ध्यान देंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, एक शिक्षण पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा में प्रबलन का क्या कार्य है? अभिप्रेरणा में प्रबलन का क्या कार्य है? सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, सजा देना, या ध्यान केंद्रित करना, या अनुशासन बनाए रखना, या अनुशासन बनाए रखना? और प्रेरणा में प्रबलन का क्या कार्य है? सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। प्रबलन को हम पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट कहते हैं। यह किसी भी कार्य की प्रायिकता को बढ़ाता है, प्रबलन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में वाचन का अर्थ है? वाचन का अर्थ क्या है? बोलना, सुनना, पढ़ना, या लिखना? तो वाचन का अर्थ है पढ़ना। क्या अर्थ है? पढ़ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, पढ़ना। अगला प्रश्न है, आकलन में फीडबैक का उद्देश्य क्या है? केवल सुधार की ओर ध्यान देना, केवल विद्यार्थियों को अंक देना, या परीक्षा परिणाम को दर्ज करना, या सुधार के अवसर प्रदान करना, या सुधार के अवसर प्रदान करना? तो फीडबैक का उद्देश्य ही होता है कि सुधार के अवसर प्रदान की जाए। क्या कमी रह गई, इसका हमें पता चलता है किससे? फीडबैक के माध्यम से। क्या कमी रहा, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, इन सभी के बारे में पता चलता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सुधार के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार बच्चों में किस प्रकार की सोच को प्रोत्साहित किया गया है? किस प्रकार की सोच को प्रोत्साहित किया गया है? अनुकरणीय सोच को, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच, या केवल तथ्यात्मक सोच, या सीमित सोच, या सीमित सोच? तो बच्चों में किस प्रकार की सोच को प्रोत्साहित किया गया है? रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, रचनात्मक और आलोचनात्मक। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण में फीडबैक देने का उद्देश्य क्या है? छात्रों की प्रगति मापना, शिक्षक के शिक्षण में सुधार करना, परिणाम बढ़ाना, या शिक्षण को सरल बनाना? तो फीडबैक देने का उद्देश्य क्या है? शिक्षक के शिक्षण में
सुधार करना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, शिक्षक के शिक्षण में सुधार करना। और सूक्ष्म शिक्षण का मतलब ही क्या है, आप सभी जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ शिक्षक के शिक्षण में सुधार करने पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का आंतरिक रूप क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा का आंतरिक रूप क्या कहलाता है? बाहरी प्रेरणा अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, सकारात्मक अभिप्रेरणा या नकारात्मक अभिप्रेरणा? तो अभिप्रेरणा का आंतरिक रूप क्या कहलाएगा? आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, अवधान का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? अवधान का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? योग और ध्यान द्वारा, लगातार पढ़ाई से, या केवल खेल से, या बाहरी प्रेरणा से? या बाहरी प्रेरणा से। तो अवधान का विकास योग और ध्यान द्वारा किया जा सकता है, योग और ध्यान द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 में मूल्यांकन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा के अंक बढ़ाना, छात्रों का समग्र विकास, या केवल विषयों का मूल्यांकन, या शिक्षकों का मूल्यांकन? तो मूल्यांकन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का समग्र विकास। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, छात्रों का समग्र विकास। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा में कौन सी चीजें शामिल होती हैं? अभिप्रेरणा में कौन सी चीजें शामिल होती हैं? लक्ष्य, प्रयास और प्रबलन, सजा, अनुशासन और ध्यान, परीक्षा परिणाम और अंक, केवल प्रयास? आप सभी जानते हैं कि अभिप्रेरणा में लक्ष्य, प्रयास और प्रबलन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, लक्ष्य, प्रयास और प्रबलन। अगला प्रश्न है, आकलन में समग्रता का क्या महत्व है? समग्रता का क्या महत्व है? केवल एक विषय का मूल्यांकन, छात्रों के संपूर्ण विकास का आकलन, या केवल शिक्षक का मूल्यांकन, या केवल परीक्षा के लिए, या केवल परीक्षा के लिए? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, छात्रों के संपूर्ण विकास का आकलन। छात्रों के संपूर्ण विकास का आकलन समग्रता का महत्व। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 में कितने वर्षों में बोर्ड परीक्षा का स्वरूप बदलने का प्रस्ताव है? कितने वर्षों में बोर्ड परीक्षा का स्वरूप बदलने का प्रस्ताव है? 5 साल, 3 साल, हर साल, या हर 2 साल? या हर 2 साल? तो ऑप्शन आपका ये सही है, हर 5 साल। हर 5 साल में बोर्ड परीक्षा का स्वरूप बदलने का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है, भाषा में सुनना किस प्रकार का कौशल है? सुनना किस प्रकार का कौशल है? निष्क्रिय कौशल, सक्रिय कौशल, संवेदी कौशल, या मोटर कौशल? तो सुनना क्या है? सक्रिय कौशल है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, सक्रिय कौशल। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का फोकस किस पर होता है? सूक्ष्म शिक्षण का फोकस किस पर होता है? विषय वस्तु पर गहन अध्ययन, या शिक्षण तकनीकी का विकास, या छात्रों का मूल्यांकन, या उच्च शिक्षा का सुधार? या उच्च शिक्षा का सुधार। तो सूक्ष्म शिक्षण का फोकस किस पर होता है? शिक्षण तकनीकों का विकास। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, शिक्षण तकनीकों का विकास। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षकों के लिए कौन सी नई शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया गया? कौन सी नई शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया गया? अनुकरण आधारित, तकनीकी आधारित, या स्वायत्तता और पेशेवर विकास आधारित, या केवल कठोर परीक्षा आधारित? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, स्वायत्तता और पेशेवर विकास आधारित। स्वायत्तता और पेशेवर विकास आधारित। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम में शब्दावली का क्या महत्व है? भाषा अधिगम में शब्दावली का क्या महत्व है? केवल पढ़ने में सहायता, भाषाई कौशल विकसित करने में, या परीक्षा में सफलता, या अनुशासन बनाए रखना? तो भाषा अधिगम में शब्दावली का क्या महत्व है? तो भाषाई कौशल विकास करने में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही है, भाषाई कौशल विकसित करने में। भाषाई कौशल विकसित करने में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण में रीटीचिंग का क्या कार्य है? रीटीचिंग का क्या कार्य है? शिक्षक के प्रदर्शन में सुधार,
छात्रों को अंक देना, विषय को दोहराना या छात्रों को नई सामग्री सिखाना। रीटीचिंग का क्या अर्थ है? पुनः पढ़ाना या पुनः सिखाना। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, शिक्षक के प्रदर्शन में सुधार। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आकलन में छात्र की कौन सी विशेषता का आकलन किया जाता है? छात्र की कौन सी विशेषता का आकलन किया जाता है आकलन में? शारीरिक क्षमता का, ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण का, या वित्तीय स्थिति का, या व्यक्तिगत पसंद का, या व्यक्तिगत पसंद का। तो आप सभी जानते हैं कि आकलन में हम छात्र का ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण का आकलन करते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, अवधान में केंद्रण का क्या महत्व है? अवधान में केंद्रण का क्या महत्व है? नए विषय सीखने में सहायता, जानकारी को अस्थायी रूप से याद करने में, या पढ़ाई में समय कम करने में, या भाषा में सुधार करने में, या भाषा में सुधार करने में। तो केंद्रण का अर्थ महत्व है कि जानकारी को अस्थायी रूप से याद करने में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, जानकारी को अस्थायी रूप से याद करने में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में समूह चर्चा का क्या लाभ है? समूह चर्चा का क्या लाभ है? लिखित कौशल में सुधार, मौखिक और सामाजिक कौशल का विकास, या केवल सुनने का अभ्यास, या व्यक्तिगत अध्ययन, या व्यक्तिगत अध्ययन। तो समूह चर्चा में क्या होगा? मौखिक और सामाजिक कौशलों का विकास होगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, मौखिक और सामाजिक कौशल का विकास। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के तहत स्कूली शिक्षा का लक्ष्य क्या है? स्कूली शिक्षा का लक्ष्य क्या है? नौकरी प्राप्त करना, रटने पर जोर देना, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, या उच्च शिक्षा प्राप्त करना। तो स्कूली शिक्षा का लक्ष्य क्या है? संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा में सकारात्मक प्रबलन किसका उदाहरण है? सकारात्मक प्रबलन किसका उदाहरण है? सजा देना, पुरस्कार देना, या निर्देश देना, या अभ्यास करना। तो सकारात्मक प्रबलन मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, पुरस्कार देना सकारात्मक प्रबलन है। अगला प्रश्न है, आकलन में स्वमूल्यांकन का क्या महत्व है? स्वमूल्यांकन का क्या महत्व है? शिक्षक की सफलता का माप, छात्र की अपनी क्षमताओं को समझना, या परीक्षा के अंक बढ़ाना, या केवल शिक्षक के दृष्टिकोण से मूल्यांकन। तो स्वमूल्यांकन मतलब स्वयं का मूल्यांकन। तो छात्र की अपनी क्षमताओं को समझना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, छात्र की अपनी क्षमताओं को समझना। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास मुख्य रूप से किनके लिए होता है? सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास मुख्य रूप से किनके लिए होता है? छात्र के लिए होता है, नव शिक्षक के लिए होता है, माता पिता के लिए, या स्कूल प्रबंधक के लिए? हमने भी देखा था कि सूक्ष्म शिक्षण जो होता है यह शिक्षक के शिक्षण कौशल को बढ़ाने के लिए होता है। शिक्षक के शिक्षण कौशल को बढ़ाने के लिए होता है, न कि छात्रों के लिए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, नव शिक्षक के लिए, नव शिक्षक के लिए। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार स्कूलों में कितनी भाषाओं की पढ़ाई को बढ़ावा दिया गया है? कितनी भाषाओं की पढ़ाई को बढ़ावा दिया गया है? एक भाषा, दो भाषा, तीन भाषा, या चार भाषा? आप सभी जानते हैं एनईपी 2020 में त्रिभाषी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, तीन भाषाएं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।